गांव के किनारे कच्ची पगडंडी के पास एक टूटी सी झोपड़ी में महेश और उसकी पत्नी सरोज रहते थे। महेश पास की मील में मजदूरी करता था। दिन भर बोरियां ढोता, पसीने से तरबतर हो जाता। वहीं सरोज सुबह सुबह जंगल जाती, सूखी लकड़ियां बटोरती, फिर घर का सारा काम संभालती। दोनों का जीवन तंगी में बीत रहा था। एक दिन महेश जैसे ही काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकला, वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई। ये देख महेश परेशान हो उठा। सरोज घबराकर बाहर आई। सुनो जी, आज मत जाइए काम पर। देखिए बारिश कितनी तेज हो रही है। अगर आप भीग गए तो तबीयत खराब हो जाएगी। सरोज, अगर आज नहीं गया तो मालिक बहुत डांटेंगे। पहले ही पिछले हफ्ते एक दिन छुट्टी ले चुका हूँ। अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? पर आपकी जान से बढ़कर क्या है। 2 वक्त की रोटी कहीं से भी जुटा लेंगे, पर अगर आप बीमार पड़ गए तो। तुम फिक्र मत करो, मैं संभल कर जाऊंगा। और देखो, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। इतना कहकर वह साइकिल पर बैठ गया। तेज बारिश और हवा के बीच वह आगे बढ़ने लगा। ठंडी हवा शरीर को कंपा रही थी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद वह मील पहुंचा। तभी मील मालिक, मोटा सा आदमी, हाथ में छाता लिए आया। अरे महेश, जरा इधर आ। महेश घबराकर उसके पास गया। ये बता, तू इतनी देर से क्यों आया है? बाकी मजदूर तो समय पर पहुंच गए। मालिक, रास्ते में बहुत कीचड़ था, बारिश भी बहुत तेज थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। देर हो गई? क्या बारिश सिर्फ तेरे घर पर हो रही थी? दूसरे लोग कैसे समय पर पहुंच गए? महेश चुप रहा। उसने सिर झुका लिया। माफ कर दीजिए मालिक, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पर ध्यान रखना, वरना तू जानता है कि तेरा क्या होगा। महेश ने सिर हिलाया और काम पर लग गया। पूरा दिन वह भीगे कपड़ों में ही बोरे उठाता रहा। एक एक बोरा मानो पत्थर जैसा भारी था। पीठ में दर्द हो रहा था, हाथ कांप रहे थे, पर वह रुका नहीं। शाम होते होते बारिश कुछ कम हुई, पर पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। मालिक ने मजदूरों को एक एक कर मजदूरी देना शुरू किया। महेश की बारी आई। मालिक ने पैसे उसके हाथ में रख दिए। मालिक, इसमें तो 10 रुपए कम है। तेरी पूरी दिन की मजदूरी 50 रुपए है। तू आज लेट आया, इसलिए 10 रुपए काट लिए। नियम सबके लिए एक जैसा है। महेश के होंठ सूख गए। उसने चुपचाप पैसे जेब में रख लिए। शाम को वह फिर उसी तेज बारिश में साइकिल से घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो सरोज दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। हे राम, आप तो पूरे भीग गए। आइए अंदर, जल्दी कपड़े बदल लीजिए। महेश चुपचाप अंदर चला गया। आज मजदूरी मिली? महेश ने जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। इसमें तो 10 रुपए कम है। हाँ, देर से पहुंचने की सजा है। ये सुन सरोज की आंखें भर आईं। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। उस रात महेश के शरीर में कंपी शुरू हो चुकी थी। भीगे कपड़ों में दिन भर काम करने और शाम को फिर बारिश में लौटने का परिणाम अब सामने था। सरोज ने जैसे ही उसके माथे पर हाथ रखा, वह चौंक उठी। अरे, आपका माथा तो तप रहा है। मैंने कहा था ना, बारिश में मत जाइए। अब देखिए, हो गए ना बीमार। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो सरोज? हल्का सा बुखार है, सुबह तक उतर जाएगा। सरोज ने जल्दी से गीले कपड़े से उसका माथा पोंछा। सुबह जैसे ही सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी में आईं, सरोज उठी। सुनो जी, उठिए, मैं चाय बना दूं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह पास गई, माथे पर हाथ रखा तो उसका दिल बैठ गया। हे भगवान, बुखार तो और तेज हो गया है। सरोज ने बिना देर किए आंचल संभालती हुई गांव के वैद्य के घर की ओर दौड़ पड़ी। वैद्य जी, मेरे पति को बहुत तेज बुखार है। रात से हालत खराब है, आप चलकर देख लीजिए। चिंता मत करो बेटी, मैं अभी चलता हूँ। दोनों झोपड़ी में पहुँचे। वैद्य ने महेश की नब्ज देखी। बारिश में अधिक भीग जाने और ठंडी हवा लगने से बुखार शरीर में गहराई तक उतर गया है। इसे ठीक होने में कई दिन लग सकते हैं। दवा समय पर देना और इन्हें पूरा आराम कराना। वैद्य जी, हम गरीब लोग हैं। अगर ये कई दिन काम पर नहीं गए तो घर कैसे चलेगा? धैर्य रखो बेटी, पहले स्वास्थ्य जरूरी है। भगवान सब ठीक करेंगे। वैद्य दवा देकर चले गए। दिन बीतने लगे। महेश कई दिनों तक चारपाई पर पड़ा रहा। सरोज सुबह जंगल से लकड़ी लाती, घर का काम करती, फिर किसी के खेत में काम मांगकर थोड़ा बहुत अनाज जुटाती। रात को वह महेश के सिरहाने बैठकर दवा देती। आप जल्दी ठीक हो जाइए। आपके इस तरह रहने से यह घर सूना लगता है। तुम अकेली इतना सब कैसे कर लेती हो सरोज?
पति का साथ हो तो स्त्री सब कर लेती है। कुछ दिनों बाद बुखार उतरने लगा। एक सुबह उसने दृढ़ स्वर में कहा, सुनो सरोज, अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, मुझे काम पर जाना होगा। 1-2 दिन और आराम कर लीजिए, शरीर अब भी कमजोर है। नहीं सरोज, ज्यादा दिन आराम करना ठीक नहीं, मालिक पहले ही नाराज होंगे। अगर नौकरी चली गई तो। सरोज चुप हो गई। महेश मील पहुंचा। गोदाम में पहले जैसी चहल पहल थी। जैसे ही मालिक की नजर महेश पर पड़ी, उसका चेहरा तमतमा उठा। अरे महेश, तू यहाँ क्या करने आया है? मालिक, मुझे बुखार आ गया था, अचानक हालत खराब हो गई, इसलिए आपको बता भी नहीं पाया। अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, तूने कई बार ऐसा किया है, लेकिन अब नहीं। मालिक, मेरी मजबूरी समझिए, मैं सच कह रहा हूँ। चुप, मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी। यहाँ लाइन में खड़े बहुत लोग हैं काम के लिए। जा, अब यहाँ से निकल जा और दोबारा मत आना। महेश के आंख में आंसू गए। उसने आखिरी बार गोदाम की ओर देखा, फिर वह निराश मन से लौट पड़ा। घर पहुंचते ही सरोज ने उसके चेहरे की मायूसी पढ़ ली। क्या हुआ? मालिक ने निकाल दिया, कहा दोबारा मत आना। हे भगवान, अब क्या होगा? शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है सरोज, इतनी ईमानदारी से काम किया, फिर भी ये हो गया। नहीं, किस्मत को दोष मत दीजिए। जब तक हम साथ हैं, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। मालिक द्वारा नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद महेश का मन पूरी तरह टूट चुका था। फिर भी अगले ही दिन सुबह सुबह वह गांव में काम की तलाश में निकल पड़ा। रामदयाल भैया, अगर कोई काम हो तो बता दीजिए, कुछ दिन मजदूरी कर लूंगा। अभी तो हमारे अपने आदमी ही काफी हैं, अभी और लोगों की जरूरत नहीं। महेश धीमे से आगे बढ़ गया। फिर वह बनिए की दुकान पर पहुंचा, पर उसने भी मना कर दिया। महेश समझ गया, ये सिर्फ टालने का तरीका है। पूरा दिन यूं ही बीत गया। निराश मन से वह घर की ओर लौट रहा था, तभी पीछे से आवाज आई। अरे महेश, क्या बात है? बड़े निराश लग रहे हो। क्या बताऊं भैया, मील से निकाल दिया गया। कई जगह काम मांगा, पर कहीं कुछ नहीं मिला। ओह, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। मेहनती आदमी के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। सुनो महेश, गांव के चौराहे पर जो ढाबा है सोमनाथ का, वहां एक आदमी की जरूरत है। कल ही मैंने उसे कहते सुना था। सच भैया? अगर ऐसा है तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। जाओ, कोशिश करो। मेहनत करने वालों का रास्ता भगवान खुद बना देते हैं। धन्यवाद भैया, शायद आपकी वजह से आज घर में चूल्हा जल पाए। महेश तुरंत चौराहे की ओर बढ़ गया। चौराहा हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। सुनिए भैया, मैंने सुना है कि यहाँ काम के लिए एक आदमी की जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है, पर काम आसान नहीं है। मेहनत करनी होगी और साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं जी जान लगाकर काम करूंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। धन्यवाद भैया, मैं समय से पहले पहुंच जाऊंगा। महेश खुशी खुशी घर लौटा। क्या हुआ जी, कहीं काम मिला? हाँ सरोज, चौराहे के ढाबे पर काम मिल गया, कल से जाना है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। अगली सुबह महेश बिना देर किए ढाबे पर पहुंच गया। सोमनाथ पहले से मौजूद था। अरे, आ गए महेश। अच्छा है, समय के पाबंद लगते हो। सुनो, तुम्हारा काम है ग्राहकों को ठीक से खाना खिलाना, मेजों की सफाई करना और बर्तनों को चमका कर रखना। पर ध्यान रहे, किसी भी ग्राहक की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए मालिक, मैं पूरी लगन से काम करूंगा। दिन भर महेश इधर उधर दौड़ता रहा। मेज साफ की, पानी परोसा, रोटियां पहुंचाई और बाद में बर्तन मांजे। शाम तक उसका शरीर थककर चूर हो गया था। रात को सोमनाथ ने मजदूरी के साथ कुछ बचा हुआ खाना भी दे दिया। ले जाओ, घर पर काम आएगा। घर पहुंचते ही सरोज ने दरवाजा खोला। आ गए जी, कैसा रहा पहला दिन? काम थोड़ा ज्यादा था, पर मन को सुकून है। अब लगता है फिर से कुछ कर पाऊंगा। देखो, आज कुछ सब्जी भी लाया हूं। सरोज की आंखों में खुशी झलक उठी। दोनों बैठकर साथ खाना खाने लगे। अगली सुबह महेश फिर समय से पहले ढाबे पर पहुंचा। अब वह पूरे मन से काम में जुट गया। तभी सोमनाथ ने उसे पास बुलाया। सुनो महेश, मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना है। तुम ग्राहकों का ठीक से ध्यान रखना। मैं कुछ ही देर में लौट आऊंगा। ठीक है मालिक, आप निश्चिंत होकर जाइए, सब संभाल लूंगा। सोमनाथ चला गया। अब पूरे ढाबे की जिम्मेदारी महेश पर थी। वह तेजी से काम में लग गया। कुछ देर बाद
एक पतला दुबला कमजोर सा आदमी ढाबे के पास आकर खड़ा हो गया। सुनो भैया, कल से कुछ नहीं खाया है, अगर हो सके तो थोड़ा सा खाना दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। महेश ठिठक गया। सुनो भाई, ये ढाबा मेरा नहीं है, मैं भी यहाँ नौकर हूँ, मैं यूं ही खाना नहीं दे सकता। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा मत कहिए भैया, 2 निवाले से आपके यहाँ क्या कमी आ जाएगी? भूख बहुत तेज लगी है, दया कीजिए। एक प्लेट खाने से क्या ही फर्क पड़ेगा? भूखे को खिलाना तो पुण्य का काम है। ठीक है भाई, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। महेश ने एक प्लेट में रोटी और सब्जी परोसी और उसके सामने रख दी। वह आदमी ऐसे खाने लगा जैसे कई दिनों से भूखा हो। भैया, अगर थोड़ा और मिल जाए तो। ठीक है, अभी लाता हूँ। उसने आधी प्लेट और दे दी। आदमी ने पेट भरकर खाना खाया। भगवान आपका भला करे। महेश के मन में संतोष था। उसी समय सोमनाथ लौट आया। उसने आते ही एक नजर ढाबे पर डाली। उसे अंदाजा हो गया कि आज खाना कुछ ज्यादा खर्च हुआ होगा। कुछ देर बाद बाकी ग्राहक पैसे देकर चले गए। सोमनाथ बैठकर हिसाब लगाने लगा। अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। सुनो महेश, यहाँ 2 प्लेट खाने के पैसे कम हैं, ये कैसे हुआ? मालिक, अभी एक भूखा और कमजोर आदमी आया था, वह बहुत विनती कर रहा था, मैंने उसे 1 प्लेट खाना दे दिया। ये सुनते ही सोमनाथ का चेहरा लाल हो गया। अबे, तूने ये ढाबा अपने बाप का समझ रखा है क्या, जो मुफ्त में खाना बांट रहा है? मालिक, मैंने पहले मना किया था, पर वह बहुत गिड़गिड़ाने लगा, मुझसे देखा नहीं गया। चुप, तुझे पता है तूने कितना नुकसान किया है? तेरी 2 दिन की मजदूरी भी उतनी नहीं है। गुस्सा मत कीजिए मालिक, आप वो पैसे मेरी मजदूरी से काट लीजिए। ओह, बड़ा दानवीर समझता है अपने आप को। एक तो मुफ्त में खाना खिला दिया, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाता है। तभी सोमनाथ ने पास रखा डंडा उठा लिया। अभी बताता हूँ तुझे नियम तोड़ने का अंजाम। वह महेश को पीटने लगा। महेश ने न विरोध किया, न हाथ उठाया, बस चुपचाप मार सहता रहा। ढाबे के पास से गुजरते लोग रुककर तमाशा देखने लगे, पर किसी ने आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश नहीं की। महेश के शरीर पर डंडे के निशान पड़ गए और आंखों में आंसू थे। उठ और यहाँ से निकल जा, तू मेरे भरोसे के लायक नहीं है। अब तक तूने जो भी काम किया, उसके सारे पैसे उसी खाने में कट गए जो तूने मुफ्त में खिलाया था, समझा? ये सुनते ही महेश की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे उठकर बिना कुछ बोले ढाबे से चला आया। शाम ढल चुकी थी। घर के दरवाजे पर सरोज खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने महेश को देखा, उसके कदम ठिठक गए। अरे ये क्या हुआ जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? सरोज, यह सब ढाबे वाले सोमनाथ ने किया है। मैंने गलती से एक भूखे आदमी को मुफ्त में खाना खिला दिया। क्या? भूखे को खाना खिलाने पर उसने तुम्हें इतना मारा? सुनो जी, अब हम चुप नहीं रहेंगे, बहुत हो गया। कभी मील कभी ढाबा, हम कब तक इन लोगों का अन्याय सहते रहेंगे? चलो सरपंच से शिकायत करते हैं। नहीं सरोज, मुझे नहीं लगता कि सरपंच हमारी बात सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्या इस दुनिया में गरीब की कोई जगह नहीं है? कल हम सरपंच के पास जरूर जाएंगे। महेश चुप रहा। उसके मन में अपमान की आग जल रही थी। अगली सुबह गांव के चबूतरे पर सरपंच कुछ लोगों के साथ बैठे थे। महेश और सरोज वहां पहुंचे। सुनिए सरपंच जी, कल सोमनाथ ने एक गरीब आदमी को खाना खिलाने के बदले मेरे पति को बहुत पीटा। आप बताइए, किसी भूखे को खाना खिलाने पर इस तरह मारना ठीक है क्या? सरपंच ने गंभीरता से सुना, फिर बोले, देखो सरोज, सोमनाथ ने पीट कर गलती की है, पर महेश को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। ढाबा उसका है, बिना उसकी इजाजत किसी को मुफ्त में खाना देना सही नहीं। पर सरपंच जी, मैंने क्या गलत किया? एक आदमी भूखा था, अगर उसे खाना दे दिया तो ढाबे में क्या कमी आ गई? तुम्हारी भावना गलत नहीं है महेश, लेकिन नियम भी तो होते हैं। ढाबा सोमनाथ का है, तुम्हारा नहीं। ये क्या सरपंच जी, आप भी उसी की बात को सही मान रहे हैं? क्या हम जैसे लोगों का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं? अगर आपने कुछ नहीं किया तो हम इसका फैसला कहीं और से करवाएंगे, ये आप जान लीजिए। ठीक है महेश, मैं सोमनाथ से बात करूंगा, उससे पूछूंगा कि उसने मारपीट क्यों की। महेश और सरोज वहां से लौट आए। घर आकर दोनों चिंतित बैठे थे। देखो जी, हमारा सरपंच भी उसी की तरफदारी कर रहा है जिसने हमारे साथ इतना गलत किया। इतनी मुश्किल से एक काम मिला था, पर उस दुष्ट सोमनाथ ने मार मार कर यह हाल कर दिया। सरोज, सोमनाथ पैसे वाला है, इसलिए सरपंच भी उसका साथ दे रहा है,
लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, अपने अपमान का जवाब लेकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। आप क्या करने वाले हो जी? कोई गलत कदम मत उठाइए। महेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उठकर बाहर चला गया। सरोज दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। कहीं यह गुस्सा उन्हें किसी अनहोनी की ओर न ले जाए। उधर सरपंच सीधे सोमनाथ के ढाबे पर पहुंचे। सोमनाथ ने जैसे ही उन्हें आते देखा, तुरंत हाथ जोड़कर आगे बढ़ा। आइए सरपंच जी, आपका स्वागत है। बताइए कैसे आना हुआ? सोमनाथ, तूने महेश के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? वह तेरे यहाँ काम करता था। उसने बस एक गरीब को खाना खिला दिया, बदले में तूने उसे बुरी तरह पीट दिया। सरपंच जी, आप ही बताइए, मेरे ढाबे पर रोज कितने लोग आकर मुफ्त में खाने की बात करते हैं। अगर मैं सबको खिलाने लगूं तो मैं खुद कंगाल हो जाऊंगा। मैंने यहाँ कोई लंगर नहीं लगाया है जो हर किसी को मुफ्त में खिलाता रहूं। देख सोमनाथ, समझाने का भी एक तरीका होता है। महेश को तू आराम से समझा सकता था। मारपीट करने की क्या जरूरत थी? गांव वाले सवाल उठाएंगे तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। अब आगे किसी के साथ ऐसा किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सोमनाथ थोड़ा नरम पड़ा। ठीक है सरपंच जी, आगे से ध्यान रखूंगा। यह कहकर सरपंच वहां से लौट गए। उधर महेश अकेला जंगल की ओर चला गया था। पेड़ों के बीच अंधेरा घिरने लगा था। महेश के मन में उथल पुथल मची थी। हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा अपराध है? लेकिन अब जो भी हो, मुझे सब कुछ बदलना होगा। या तो मैं मर जाऊंगा या हालात बदल दूंगा। इधर घर पर सरोज अकेली बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। हे भगवान, ना जाने ये कहाँ चले गए, कुछ बताया भी नहीं। उनकी रक्षा करना प्रभु। जंगल में चलते चलते महेश ने देखा, एक पेड़ के नीचे एक पक्षी घायल अवस्था में पड़ा है। महेश तुरंत उसके पास गया। अरे बेचारा, किसने तुझे इस हालत में छोड़ दिया? उसने अपने अंगोछे से उसके घाव साफ किए, पास की झील से पानी लाकर उसकी चोंच में डाला। कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत घटना घटी। वह पक्षी धीरे धीरे एक वृद्ध बाबा के रूप में परिवर्तित हो गया। अरे बाबा, आप ये सब क्या है? बेटा, एक श्राप के कारण मैं इस रूप में भटक रहा था, पर तेरी दया ने मुझे मुक्त कर दिया। पर तू बता, इस अंधेरी रात में जंगल में क्या कर रहा है? महेश ने बाबा को अपने साथ हुई सारी घटना बता दी। मील की नौकरी, ढाबे की मार, अपमान और निराशा। बेटा, ये संसार ऐसा ही है। यहाँ गरीब का अपमान अक्सर होता है। पर तू क्या चाहता है? तेरे मन की सच्ची इच्छा क्या है? बाबा, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जहाँ गरीब की इज्जत हो, जहाँ कोई भूखा न रहे। मैं खुद उस दर्द से गुजरा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई और अपमान सहे। महेश, तेरे मन में सच्चाई है। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए सोचें। यह कहकर बाबा ने अपनी पोटली से एक माला निकाली। यह एक जादुई माला है। इससे जो भी तू मांगेगा वह तुझे मिल जाएगा। पर ध्यान रहे, यदि तू लालच में आकर कुछ गलत मांग बैठा तो इसका परिणाम भी वैसा ही होगा। महेश ने माला दोनों हाथों में ली। मैं वचन देता हूँ बाबा, इसका उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करूंगा। तेरा समय बदलेगा बेटा, पर याद रख, सबसे बड़ी शक्ति दया और संयम है। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। महेश ने माला को सीने से लगाया और घर की ओर चल पड़ा। उधर दरवाजे पर खड़ी सरोज की आंखें रास्ते पर टिकी थीं। तभी दूर से महेश आता दिखाई दिया। सरोज दौड़कर उसके पास पहुंची। सुनो जी, आप कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सरोज, अंदर चलो, सब बताता हूँ। दोनों झोपड़ी के भीतर आए। सरोज, आज जंगल में मेरे साथ एक अद्भुत घटना हुई। महेश ने जंगल में हुई सारी बात विस्तार से बता दी। क्या सच में? हम जो भी इससे मांगेंगे वह बनकर तैयार हो जाएगा? हाँ, बाबा ने ऐसा ही कहा था, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी थी, लालच नहीं करना। तो चलो इसे परख कर देख लेते हैं। महेश ने माला हाथ में ली, आंखें बंद की। हे जादुई माला, हमारे लिए एक थाली स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दो। जैसे ही उसने कहा, उनके सामने एक खाली थाली में गर्म गर्म रोटियां, सुगंधित सब्जी प्रकट हो गया। अरे, ये तो सच में इच्छा पूर्ति करने वाली माला है। अब देखना सरोज, मैं वही करूंगा जिसका मैंने सपना देखा है। अगले ही दिन महेश ने गांव के पास पड़ी एक खाली दुकान साफ की। माला की सहायता से उसने बर्तन, मेजे और खाना बनाने का सामान जुटा लिया। अब देखना कैसे हमारे दिन बदलते हैं। हाँ, पर याद रखना, हमारा उद्देश्य सिर्फ कमाई नहीं, सेवा भी है। कुछ ही देर में एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई आई।
बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाने को मिल जाता तो शरीर को सहारा मिल जाता। क्यों नहीं माँ जी, ये सब आप लोगों के लिए ही तो है। बैठिए, मैं अभी भोजन लगाता हूँ। उसने माला से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और थाली में परोस दिया। बूढ़ी अम्मा ने पेट भरकर खाया। कुछ देर बाद बो महेश से बोली, बेटा, यह खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, भगवान तुझे खूब आगे बढ़ाए। महेश और सरोज के चेहरे पर संतोष झलक उठा। तभी 2 आदमी दुकान पर आए। भाई, 2 प्लेट खाना लगा देना। महेश ने उन्हें भी भोजन परोसा। खाना खाने के बाद वे बोले, बताइए भैया, कितने रुपए हुए? 2 प्लेट के 20 रुपए हुए। क्या इतने कम पैसों में इतना स्वादिष्ट खाना? ये सब भगवान की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद है। दोनों ग्राहक संतुष्ट होकर चले गए। धीरे धीरे महेश की दुकान की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। उधर सोमनाथ के ढाबे पर भीड़ कम होने लगी। आखिर लोग मेरे ढाबे पर क्यों नहीं आ रहे? सोमनाथ भाई, तुम्हें पता नहीं, गांव में महेश ने नई खाने की दुकान खोली है। लोग वहीं जा रहे हैं। उसका खाना बहुत स्वादिष्ट है। क्या उस भिखारी ने दुकान खोल ली? अभी कुछ दिन पहले तो मेरे यहाँ नौकरी मांग रहा था। अचानक यह सब कैसे? पता नहीं, पर आजकल उसकी खूब बिक्री हो रही है। सोमनाथ के मन में जलन और संदेह घर करने लगा। कुछ तो रहस्य है। बिना पैसे के अचानक दुकान कैसे खोल ली? जरूर कोई चाल है। अगली सुबह महेश और सरोज घर के अंदर बैठे बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे पर जोर से आवाज गूंजी। अरे महेश, जरा बाहर आ। सोमनाथ की कड़क आवाज सुन महेश भी घबराया हुआ बाहर आया। सोमनाथ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? महेश, अभी कुछ दिनों पहले तक तेरे पास पहनने को ठीक कपड़े नहीं थे और अब तू दुकान चला रहा है। लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं। ये सब अचानक कैसे हो गया? कुछ नहीं सोमनाथ, ये सब भगवान की कृपा है और मेरी मेहनत है। अबे, मेहनत तो तू सालों से कर रहा था, लेकिन ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ। सीधी तरह बता दे, वरना याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? महेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पुरानी बेइज्जती याद आ गई। डरते हुए महेश ने बाबा द्वारा दी गई जादुई माला की सारी कहानी सुना दी। ओह, तो ये राज है। चल, हमें भी दिखा वो माला। महेश उन्हें अंदर ले गया। कमरे के कोने में रखी छोटी सी अलमारी से उसने माला निकालकर दिखाई। सोमनाथ ने माला हाथ में ली और लालच भरी आवाज में बोला, हे जादुई माला, मुझे बहुत सारा धन, सोना चांदी दे। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये सब ढोंग है, तू हमें बेवकूफ बना रहा है। सुन ले महेश, तू बहुत चालाक बन रहा है, लेकिन मैं सच्चाई पता करके रहूंगा। इसके बाद सोमनाथ अपने आदमी के साथ वहां से चला जाता है। अगली सुबह महेश लोगों को खाना खिला रहा था। इस बार और ज्यादा ग्राहक महेश की दुकान पर थे। महेश भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोग ही समाज में नाम रोशन करते हैं। धन्यवाद भैया। बस इसी तरह आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, यही मेरे लिए काफी है। उधर सोमनाथ के ढाबे पर कोई नहीं था। वह गुस्से में इधर उधर टहल रहा था, क्योंकि ग्राहकों के ना आने की वजह से उसकी आमदनी भी कम हो गई थी। यार, समझ नहीं आ रहा, आखिर महेश ये सब कैसे कर रहा है? उसने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। लेकिन हमने तो उस माला से भी मांग कर देख लिया, पर उसमें तो ऐसा कुछ नहीं निकला। जरूर कोई और वजह है। जो भी हो, अगर उसकी दुकान इसी तरह चलती रही तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तभी हेमनाथ का आदमी सोमनाथ के कान में कुछ बताता है। हाँ, यही सही रहेगा। अब देखता हूँ यह कैसे आगे बढ़ता है। अगले दिन महेश अकेला ढाबे पर लोगों को खाना खिला रहा था। तभी सोमनाथ और उसका आदमी चुपके से महेश की दुकान के पास आते हैं। चलो, जल्दी वह जहर खाने में मिला दो। सोमनाथ जैसे ही खाने में जहर मिलता है, तभी पीछे से सरोज सरपंच के साथ वहां आ जाती है। रुक जा सोमनाथ, मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि गलत रास्ता छोड़ दे, लेकिन तू नहीं माना। मुझे माफ कर दो सरपंच जी, जलन के कारण मैंने यह सब किया। महेश की तरक्की देखी नहीं गई मुझसे। नहीं, अब बहुत हो चुका। ऐसे आदमी को यूं ही छोड़ देना ठीक नहीं है। आज अगर हम समय पर नहीं आते तो न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान चली जाती। तुरंत पुलिस को खबर करो। कुछ ही देर में पुलिस की जीप आकर ढाबे के सामने रुकी। 2 सिपाहियों ने आगे बढ़कर सोमनाथ को पकड़ लिया। चलो थाने, बाकी बात वही होगी। पुलिस सोमनाथ को जीप में बैठाकर ले गई। महेश भावुक होकर सरपंच के पास आया।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। आज आपने एक बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। धन्यवाद मुझे नहीं, अपनी पत्नी सरोज को दो। अगर इसने समय रहते मुझे खबर न दी होती तो आज हालात कुछ और होते। सरोज, तुमने? हाँ, मुझे पहले से ही शक था कि सोमनाथ कुछ गलत करेगा, इसलिए मैंने सोचा पहले ही सावधानी बरतना बेहतर है। महेश, तेरी नीयत साफ है। तू गरीबों को सस्ता और अच्छा खाना खिला रहा है। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जिनका मन साफ होता है। कुछ महीनों बाद अब वह छोटा सा ढाबा एक बड़े होटल में बदल चुका था। महेश सिर्फ खुद नहीं कमाता था, उसने गांव के कई बेरोजगार युवाओं को काम पर रख लिया था। सरोज, जादुई माला ने रास्ता दिखाया, लेकिन असली ताकत मेहनत और नेक नियत में है। पद्मा ने उस चिड़िया को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वहाँ एक चमत्कार हो गया। चिड़िया अचानक एक युवक के रूप में बदल गया। आप दोनों ने मुझे वापस इंसानी रूप में लाया है। आज के बाद आप दोनों मेरे माता पिता हो। अरे ये क्या? ये तो अभी एक चिड़िया थी, अब इंसान कैसे बन गया? कहीं तुम कोई बहरूपिया तो नहीं? चले जाओ यहाँ से। युवक को अचानक देख डरने लगे कि तभी वहाँ ऋषि चरणदास जी पहुँच जाते हैं। चंद्रनगर राज्य, जहाँ 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम भीमा, मंझला का नाम लल्लन और सबसे छोटे भाई का नाम था भोला। पिताजी गुजर चुके हैं, तीनों भाई का विवाह भी हो गया। आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। आहा, देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं बंटवारे का काम करूँगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है? भैया, मैं तो मंझला हूँ, आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया, आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और एक मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से एक मैं और एक मंझला लल्लन का होगा और बचा मेड़ छोटा भाई यानी कि भोले का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो भोला, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं भैया, आप जो कहेंगे वह मुझे मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ का। चलो अब आम पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई आम पेड़ के पास आते हैं। आम के पेड़ में 2 डाली है, दोनों डालियों में आम के फल लदे हुए हैं। देखो भाई, ये है आम का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डाली है और एक जड़ है। इन 2 डाली में से एक डाली मेरा होगा और एक लल्लन का होगा और जड़ भोला का होगा। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। मैं भला आप लोगों के बात को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे भी मंजूर है भैया। अब तीनों भाई घर के पास आते हैं। अब घर का बंटवारा भी होना है। तो फिर ठीक है, अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे हैं और एक छत है। 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा लल्लन का, और जो खप्पर का छत बच जाएगा वो भोला का होगा। भीमा के इस फैसले से भोला बहुत दुखी हो जाता है, फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे लल्लन, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूँ? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए हैं, आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ, याद आया, जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई भीमा घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो भाइयों, इसमें से 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, वहीं दूसरा जो हमारे दादा के दादा जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातुओं के साथ बनाया गया है। तो भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? तो सुनो, अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं
उन सिक्कों को मैं और मंझला भाई लल्लन का होगा, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो भोला का होगा। इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे को भी ले जाते हैं। देखो भोला, पुराने जमाने के सिक्के में सिर्फ 4 ही सिक्के बचे हुए हैं। तुम चाहे तो इन 4 सिक्कों को ले जा सकते हो। और बहुत ही पुराने जमाने के 4 सिक्के भोला को देते हैं। भैया, आप दोनों तो सारे रुपये पैसे ले लिए। अगर मेरे तकदीर में ये सिर्फ 4 रुपया ही लिखा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भोला अपने हिस्से के 4 सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई रोककर कहता है, अरे भोला, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं? बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है। तुमको तो बंटवारा छत में दिया गया है। अब तुम उस खप्पर छत में जाकर रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब ये घर हम दोनों का हुआ। भैया, आप ही कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा तो अभी अभी शादी हुआ है। मैं कहाँ रहूंगा भैया? अरे भोला भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाई ने भोला और उसकी पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। वहीं दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान, यह हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर का रहे ना घाट का, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, एक रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते जाओ, जी भर के रोते रहो। अकल तो तुम्हारी घास चढ़ने गई थी, मेरी मती मारी गई थी। जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। पद्मा, वह दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ भला, मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा? सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर मेड़ दिया है और पेड़ के नाम पर जड़ दिया है। घर के नाम पर छत दिया है और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने के 4 सिक्के दिए हैं। पद्मा, अब बस भी करो। और कितनी ताने मारोगी? अब छोड़ो उन बातों को। चलो छोड़ दिया, अब बताओ आगे का क्या? क्या करोगे, क्या खाओगे? कुछ बताओगे मुझे? अब मैं क्या करूं पद्मा? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं मुखिया के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूँ। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नया सिक्का मिल जाए। भोला बड़ी उम्मीदें के साथ उन 4 सिक्कों को लेकर मुखिया के पास जाता है। अरे भोला, तुम यहाँ? बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे पास यह सिर्फ 4 सिक्के ही हैं। क्या आप इन सिक्के के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे भोला, ये सिक्के बेकार हैं। अब ये चलन में नहीं रहा। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोला हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ लूट गया। अब देखो भोला, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भगा भी दिया। हे भगवान, ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अभी क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है। मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम्हारी दुख मुझे देखा नहीं जाता भोला, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसे कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो भोला, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितना मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूँ, उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा। मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है भोला, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना। और ये तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो। शायद यही तुम्हारी 4 रुपए की तकदीर वाली निशानी है। भोला उदास होकर वापस अपने कुटिया पर आता है।
भोला की पत्नी रास्ता देख रही थी। भोला अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। अब यही दिन देखना बाकी था। अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो पद्मा, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। हमें काम मिला है, कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरता गया। भोला और पद्मा अब मुखिया के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। अरे भैया, इस साल तो हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुआ है। इस साल बहुत आमदनी होगा। अब चलो भैया, अब घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे पद्मा, देखो सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त आ गया है। चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है पद्मा? घर में जो भी थी रूखी सूखी सब ले आई हूँ, जाकर ठूसो। थके हारे भोला और पद्मा दोनों खेत के एक किनारे में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे पद्मा, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों पद्मा, क्या हुआ? बताओ भी। देखो ना, हम कितना काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा कोई संतान भी हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा हो? हाँ पद्मा, बार बार मैं भी यही सोचता हूँ, पर क्या करें? यह सब हमारे हाथ में नहीं, यह तो ऊपर वालों के हाथ में है। पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारे भाग्य में कुछ नहीं, न कोई संतान, न कोई जमीन जायदाद। हाँ पद्मा, अब तो भगवान पर भी भरोसा उठने लगा है। भोला और पद्मा दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ अचानक एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। अरे अरे, देखो तो, यह तो एक चिड़िया है, हमारे पास ही आकर बैठ गई। लगता है इसे भूख लगी है, हमें इसे कुछ खाने को देना चाहिए। हाँ पद्मा, तुम इसे कुछ खिला दो, शायद भूख के मारे यहाँ आ गया होगा। पद्मा ने उस चिड़िया को कुछ चावल देती है। चिड़िया कुछ देर पद्मा को देखती रहती है, फिर चिड़िया उस चावल को खाकर उड़ जाती है। अब चलो पद्मा, घर चलते हैं, शाम भी हो रहा है। भोला और पद्मा दोनों खेतों पर काम करने के बाद अपना कुटिया पर चले जाते हैं। सुनिए भोला जी, ये फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। पर कहाँ? तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, मेरे साथ चलो। आज कुछ जरूरी काम करनी है। क्या? कोई जरूरी काम? वो भी इस वक्त, रात को? हाँ जी, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। पद्मा के कहने पर भोला फावड़ा उठाता है। दोनों पति पत्नी अपने उस खेत के मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। पद्मा, यह तो हमारा मेड़ है, और वहाँ पर जो फसल लगी है, जहाँ पानी भरा हुआ है, वह तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है, और हम जहाँ खड़े हैं यही हमारा मेड़ है। इसलिए तो मैं तुमको यहाँ लेकर आई हूँ बुद्धू। और सुनो, आप इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दो। ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों के पूरे फसल बर्बाद हो जाएगा। बिना मेड़ के भला खेती कैसे हो सकता है पद्मा? ये समस्या तुम्हारे भाइयों का है, तुम्हारा नहीं। हमारा मेड़ हमारी मर्जी, तोड़े या रखे। अरे वाह पद्मा वाह, मुझे पता नहीं था, तुम तो बड़ी होशियार हो। अब मुझे समझ में आ गया। इस तरह पद्मा और भोला ने खेत के सारे मेड़ को तोड़ दिया, जिससे खेतों से पानी बह गया और फसल बर्बाद हो गया। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सभी फसल तो बर्बाद हो गया। कितनी अच्छी फसल लगी थी, सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल लगी थी, अब बिना पानी से सब सूख गया। भला अब फसल कैसे होगी? अरे भैया, वो देखो, खेत का मेड़ को किसी ने तोड़ दिया है।
जब मेड़ ही नहीं है तो खेत में पानी कहाँ रहेगा और हम सिंचाई कैसे करेंगे? जरूर ये काम भोला का होगा। जरूर उसने होशियारी की होगी। भीमा और लल्लन दोनों रोते हुए घर को आते हैं। घर आकर अपनी पत्नियों को सारी कहानी बताने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? देखो जी, मेरी बात सुनो। अगर फसल बर्बाद हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारा आम का पेड़ तो है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अभी आम पकने को कम से कम 12 से 15 दिन और लगेगा। हाँ भैया, जब आम पक जाएंगे तो हम उसे बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ लल्लन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। अरे पद्मा, तुम तो कमाल कर दिया, मेड़ तोड़ दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, ये उन्हीं के कर्मों का फल है। सुनो जी, आज रात हमें और एक काम करना है। अरे पद्मा, इस बार क्या करना है? अरे बुद्धू, तुम अब देखते जाओ, वो तुम्हें शाम होने के बाद ही बताऊंगी। जैसे ही शाम हुआ, पद्मा और भोला दोनों कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। सुनो जी, क्या यही वो आम का पेड़ है? हाँ पद्मा, यही तो बंटवारे वाला आम का पेड़ है। एक डाल पर बड़े भैया और एक डाल पर मंझला भैया का अधिकार है। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे पद्मा, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर ठीक है, इस पेड़ का जड़ तो हमारा है, इसलिए इस जड़ को रखे या काटे हमारी अपनी मर्जी। दोनों पति पत्नी आम के पेड़ को काट देते हैं। आम का पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है। एक जोरदार आवाज होता है। भीमा और लल्लन दौड़कर पेड़ के पास आते हैं। भोला और पद्मा को दोनों भाई पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तू है भोला, तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तेरा खैर नहीं, तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे रुको भैया, हम इन दोनों को राजा के पास ले चलते हैं और इनको कौड़े की मार वाला सजा दिलवाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा लल्लन तुमने। भोला और पद्मा को दोनों भाई रात भर कमरे में बांध कर रखते हैं। सुबह होते ही राजा के पास दोनों को लेकर पहुंच जाते हैं। राजा के पास जाकर दोनों भाई ने बताया कि भोला और उसकी पत्नी ने अपराध किया है। अच्छा, तो ये बात है। देखो भीमा और लल्लन, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारा छोटा भाई भोला तुम्हारा फसल को नुकसान कर दिया खेत के मेड़ को तोड़कर, और अब फल का नुकसान कर दिया पेड़ का जड़ को काटकर। कहो भोला, क्या ये सच है? तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। खेतों की बंटवारे करते हुए मेरे दोनों भाइयों ने सभी खेत अपना नाम कर लिया और सिर्फ मेड़ मुझे दिया। अब मेरा मेड़ मेरा मर्जी, मैं तोड़ूं या रखूं महाराज, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और आम का पेड़ को तुमने जड़ सहित क्यों काट दिया? वो तो अपराध है। महाराज, जब बंटवारा हुआ था तब मेरे दोनों भाइयों ने आम से लदे हुए डाली ले गई और मुझे सिर्फ आम के पेड़ का जड़ को दिया। अब चूंकि महाराज जड़ मेरा है तो मैं काटूं या रखूं, ये मेरी मर्जी महाराज। इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। चूंकि जड़ मेरा था तो मैंने इसे काट दिया। वैसे तुम्हारा भी कहना सही है। तुमने तो खूब बदला लिया है भोला। ईंट का जवाब पत्थर से। वाह भाई वाह, मान गए तुमको भोला। महाराज, आप तो भोला की तारीफ करने लगे। हमें न्याय चाहिए। मूर्ख, तुम दोनों ने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया है और अभी न्याय की आस लेकर मेरे पास आए हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें कोड़े लगवाऊं, तुम निकल जाओ यहाँ से। उस भोला की इतनी हिम्मत, उसने सरेआम हमें बेइज्जत किया है। उस भोला को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ भैया, नहीं छोड़ेंगे उसे। भोला और उसकी पत्नी रोज की तरह आज भी मुखिया के खेतों पर काम कर रहे थे। दोपहर के बाद जैसे ही दोनों खाना खाने बैठते हैं, तभी वो चिड़िया दोबारा उनके पास उड़कर आती है। अरे अरे, यह चिड़िया तो फिर से यहाँ आ गई। लगती है भूखी होगी बेचारी। चलो मैं इसे कुछ खाना खिला देती हूँ। देखो ये चिड़िया कितनी प्यारी है। अगर मेरा भी कोई संतान होता तो उसे भी मैं इसी तरह खाना खिलाती। पद्मा ने उस चिड़िया को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वहाँ एक चमत्कार हो गया।
चिड़िया अचानक एक युवक के रूप में बदल गया। आप दोनों ने मुझे वापस इंसानी रूप में लाया है। आज के बाद आप दोनों मेरे माता पिता हो। अरे अरे ये क्या? ये तो अभी एक चिड़िया थी, अब इंसान कैसे बन गया? कहीं तुम कोई बहरूपिया तो नहीं? चले जाओ यहाँ से। युवक को अचानक देख डरने लगे कि तभी वहाँ ऋषि चरणदास जी पहुँच जाते हैं। देखो भोला, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये युवक आज के बाद तुम्हारा है, तुम्हारा ही संतान की तरह तुम दोनों के संग रहेगा। क्या ये सच है बाबा? ये हमारा बेटा बनेगा? हाँ पद्मा, तुम हमेशा नाराज थी ना, आज के बाद तुम इसे अपना बेटा बना लेना। 20 वर्ष मैंने इस घड़ी का इंतजार किया है और आज वो समय आ गया है। 20 वर्ष? बाबा, क्या कोई रहस्य है? हाँ भूला, आज से 20 वर्ष पहले की बात है, जब मैं प्रातः स्नान के लिए नदी पर गया था। तभी नदी किनारे एक बच्चा रोते हुए मुझे मिला था। अरे ये तो किसी का बच्चा है, नदी किनारे रो रहा है। अब मैं क्या करूं? इसे यहाँ अकेले छोड़ भी नहीं सकता। एक काम करता हूँ, इसे मैं अपने साथ आश्रम ले जाता हूँ। ऋषि चरणदास ने उस रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर अपने आश्रम ले आते हैं। हे ईश्वर, ये कैसी लीला है। मैं एक सन्यासी, इस बच्चे को देखभाल करना मेरी बस की बात नहीं। केवल एक माँ ही संतान का सही देखभाल कर सकती है, कोई दूसरा नहीं। ऋषि चरण जी बड़ी असमंजस में पड़ गए थे। वो दिन रात उस बच्चा के बारे में ही सोच रहे थे। समय गुजरता गया और वो छोटा सा बच्चा अब युवावस्था पर पहुंच गया। देखो बेटा माधा, मेरा भी अब उम्र होता जा रहा है। कब तक तुम मेरे साथ रहोगे? तुम्हें माँ बाप की आवश्यकता है, जो तुम्हें अपना नाम देकर तुम्हारा ख्याल रख सके और तुम्हें एक परिवार का प्यार मिल सके। पर बाबा, इस मतलबी दुनिया में भला कौन मुझे अपनाएगा? यहाँ तो सगे भाई भी एक दूसरे के नहीं होते। मैं तो एक अनाथ हूँ ना। नहीं रे माधव, इस दुनिया में भले लोगों की कमी नहीं है, बुराई के बीच अच्छाई भी है, झूठ के अंधकार में सच की ज्योति भी है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। ऋषि चरणदास जी माधव के भविष्य को लेकर दुविधा में फंस गए थे कि उनके बाद माधव का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा। तभी उनके मन में एक ख्याल आता है। हे परम पिता, मुझे माफ करना। मैं अपने मंत्रों के बल से माधव को एक पक्षी का रूप दे रहा हूँ, जिससे कि वो एक सही माता पिता की तलाश कर सके। भविष्य में ये पक्षी जब किसी योग्य निसंतान दंपति के संपर्क में आएगा, उसी दिन ये मूल रूप में वापस आएगा। उसके बाद वही दंपति इस बच्चे के माता पिता होंगे। इस तरह ऋषि चरणदास ने माधव को एक पक्षी के रूप में बदल देते हैं। वो पक्षी दिन भर उड़कर घूमती, खाना खाती और वापस आश्रम पर आकर रात बिताती। इस तरह माधव का कोई माँ बाप नहीं था, इसलिए इसे मैंने एक पक्षी बनाकर उसे अपने लिए एक योग्य माता पिता की तलाश करने को कहा था, और वो तुम्हें तलाश लिया। आज उसके लिए माँ बाप मिल गया है, इसलिए उसे अब पक्षी बनने की जरूरत नहीं है। भोला और पद्मा, आज के बाद ये तुम्हारा बेटा हुआ। क्या ये सच है बाबा? ये हमारा बेटा बनेगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने हमारे निसंतान के वर्षों के दुख को आज दूर कर दिया है। ऋषि चरणदास जी वहीं से वापस अपने आश्रम की ओर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भोला और पद्मा माधव को लेकर अपने घर आ जाते हैं। भोला और पद्मा माधव को पाकर बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन। क्या बात है पिताजी? मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूँ, आप चिंतित लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही अपने आप में खो गया था। नहीं पिताजी, मैं समझ सकता हूँ आप चिंतित हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? माधव जिद करने लगा। भोला खुद को रोक नहीं सका। उसने सारी आपबीती माधव को बताया कि किस तरह उसके दोनों भाई ने उसके साथ भेदभाव किया और घर से बाहर निकाल दिया है।
अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पिताजी। आज के बाद मैं ही सारा काम करूंगा, आप आराम कीजिएगा। पिताजी, मैं जरा अपने चाचाओं से मिलकर आता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नहीं बेटा नहीं, वहाँ मत जाओ, वो लोग अच्छे नहीं हैं। पिताजी, अब आप देखते जाइए आपका ये माधव अब कैसे अपने चाचाओं को चक्की पिसवाता है। पिता के मना करने के बाद भी माधव अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर भीमा के घर पहुंच जाता है। अरे वो कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? चाचा जी नमस्ते, आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम माधव है। मेरे पिताजी भोला ने मुझे आपके पास भेजा है। क्या भोला का बेटा? रातों रात भोला का बेटा कहाँ से टपक गया? अरे पागल, ये क्या मजाक है? भोला के पास तो कोई संतान नहीं है, तुम जरूर कोई चालबाज हो। ललन, मुझे लगता है ये भोला का कोई नया चाल है, हमें सावधानी से काम करना होगा। अच्छा चलो, अच्छा ठीक है, बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाओ अपने बाप के पास। चाचा जी, मैं अपना छत लेने आया हूँ, जो आपने अपने कमरे के ऊपर लगा रखा है। अरे तुम पागल हो गया क्या? कहाँ है तेरा छत? अरे चाचा जी, लगता है आप भूल गए। आप लोगों ने पिताजी को बंटवारे में जो छत दिया था ना, और कमरे जो आप लोगों ने रखे थे, अब मैं उसी घर का छत को लेने आया हूँ। अरे अब ये क्या नया नाटक रे? अगर तू ये छत ले जाएगा तो फिर हमारा कमरा किस काम का होगा? ये लड़के, तू ये छत नहीं तोड़ सकता, अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तो बस मेरा काम करने आया हूँ, आप लोग मेरे काम में दखल क्यों दे रहे हो? इतना कहकर माधव घर के ऊपर चढ़ जाता है और छत को तोड़ देता है। छत टूटने के बाद घबराकर दोनों भाई राजा के पास शिकायत करने पहुंच जाते हैं। अरे भीमा और लल्लन, तुम दोनों फिर से वापस आ गए, बताओ अब क्या हुआ? महाराज, एक जरूरी खबर हमें आपको बतानी है। जरूरी खबर? ऐसा है तो फिर बताओ, क्या खबर लाए हो? महाराज, भोला के पास कोई संतान नहीं है। अचानक रातों रात उसका संतान पैदा हो गया, और वो भी करीब 20 साल का लड़का। हाँ महाराज, और उसने सुबह हमारे घर के सारे छत को तोड़ दिया है और कहता है राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सावधान महाराज, मुझे लगता है वो एक बहरूपिया है या फिर कोई गुप्तचर हो सकता है। महाराज, अगर आपने समय रहते उसे गिरफ्तार नहीं किया तो हमारे राज्य और आपकी सिंहासन के लिए खतरा है। अच्छा तो ये बात है। सैनिकों, जाओ उस भोला और उसके उस आकस्मिक लड़के को लेकर तुरंत राज दरबार पर हाजिर करो। कुछ देर के बाद सैनिकों ने भोला और माधव को पकड़कर राज दरबार पर हाजिर करते हैं। सुनो भोला, क्या ये तुम्हारा संतान है? हाँ महाराज, यह मेरा ही लड़का है, इसका नाम माधव है। माधव, तुमने इनके घर की छत को क्यों तोड़ दिया? और तुमने कहा कि राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सुनिए महाराज, बंटवारे में मेरे दोनों चाचा ने घर और कमरा खुद ले लिया और केवल छत मेरे पिता भोला को दिया। अब मैं अपने पिता के हिस्से का सामान को तोड़ूं या रखूं, ये तो मेरा हक है। इसमें गलती कहाँ है महाराज? मैंने तो बस अपने पिता के हिस्से को तोड़ा है, मैंने चाचा जी के सामान को हाथ भी नहीं लगाया। अरे भीमा, क्या तुमने बंटवारे में भोला को छत दिया था? हाँ महाराज, हमने भोला को बंटवारे में घर का छत दिया था और कमरा हमने रखा था। अरे ये कैसा बंटवारा है? फिर तो ये सही है, इसमें भोला और माधव का कोई दोष नहीं है। ये गलत है महाराज, अब बिना छत के हम कैसे रहेंगे? तुम अपने आप को बड़ा चालाक समझते हो भीमा, यह बात तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब तुम्हारी करनी का फल तुम्हें ही भुगतना होगा। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है, ये भोला का बेटा नहीं है, ये एक गुप्तचर है। मैं गुप्तचर हूँ? इसका क्या आपके पास कोई प्रमाण है? बताओ भीमा, इसके गुप्तचर होने का तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? तो फिर तुम इस पर आरोप क्यों लगा रहे हो? महाराज, अगर प्रमाण की बात है तो पहले इस माधव को प्रमाण मांगिए। क्या ये हमारी खानदानी है या कोई बहरूपिया? माधव, क्या तुम अपना प्रमाण दिखा सकते हो कि तुम इनकी खानदानी वारिस हो?
महाराज, मेरे पास प्रमाण है, लेकिन सबसे पहले इन दोनों भाइयों को प्रमाण मांगिए। क्या इनके पास खानदानी होने का कोई प्रमाण है? लल्लन और भीमा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? प्रमाण? नहीं महाराज, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है। तो माधव, इन दोनों के पास भी कोई प्रमाण नहीं है। क्या तुम्हारे पास खानदानी होने का कोई प्रमाण या सबूत है? हाँ है महाराज, मेरे पास प्रमाण है। भोला ने माधव को पहले ही 4 सिक्के दे रखे थे। माधव अपने जेब से पुराने जमाने के वही 4 रुपए वाले सिक्के निकालकर राजा को देता है और कहता है कि ये प्रमाण है उसके खानदानी होने का। महाराज, ये रहा प्रमाण। ये पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि हमारे दादा के दादा जमाने की है। अब ये मेरे पिता ने मुझे दिया है। यह है मेरा खानदानी सिक्का, मेरे पूर्वजों के जमाने का। राजा उन सिक्कों को अपने हाथ में रखकर ध्यान से देखकर कहता है, अरे हाँ, ये तो सैकड़ों साल पुराना सिक्का है। उस समय तो मेरे पिताजी भी राजा नहीं थे, बल्कि मेरी भी दादा के जमाने के उसी समय का यह सिक्का है। इसकी बनावट और इसके धातु बिल्कुल अलग है। आज के जमाने में यह सिक्का करोड़ों रुपए का है। इसका मतलब यह साबित हो जाता है कि तुम ही असली खानदानी हो। अरे बेवकूफ, ये हमने क्या कर दिया? जिस सिक्का को हम खोटा समझ रहे थे, देखो आज वो सिक्का ने साबित कर दिया कि वो खानदानी है। हाँ भैया, और राजा बता रहे हैं कि वो अनमोल हैं, करोड़ों रुपयों के हैं। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे तुम दोनों आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? नहीं महाराज, हम तो बस ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे। यह माधव भोला का ही बेटा है, वह खानदानी है, जबकि तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है। और उसने छत इसलिए तोड़ा क्योंकि तुम लोगों ने भोला को बंटवारे में छत देकर ठग दिया था। क्योंकि वह उनका छत है, चाहे वह तोड़े या रखे, उस पर हम उंगली नहीं कर सकते। और सुनो भीमा और लल्लन, तुम दोनों ने मेरा और इस राज दरबार का समय खराब किया है। तुम दोनों ने अपने छोटे भाई के ऊपर अन्याय किया है। तुम दोनों को सजा तो मिलकर ही रहेगी। हमें माफ कर दीजिए महाराज, आज के बाद हम दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। माफी नहीं, गलती की सजा मिलती है। सुनो मंत्री, मैं ये आदेश देता हूँ कि भीमा, ललन और भोला के खेतों का बराबर बंटवारा होगा। साथ ही घर भी बराबर हिस्से में बांटी जाएगी। इसके अलावा भोला ने जो संघर्ष किया है और उसने जो कड़ी मेहनत करके जिंदगी गुजारी है, उसके इस धैर्य और साहस को हम प्रणाम करते हैं। और हम ये आदेश देते हैं कि भोला और माधव को हमारे राजघराने की ओर से 5 एकड़ जमीन उपहार में दिया जाए, जिससे कि वह अपनी खेती बाड़ी करके आगे बढ़ सके। साथ ही इन दोनों दुष्ट भाइयों को कारावास में बंद किया जाए। इन दोनों की यही सजा है। जी महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। और सुनो मंत्री जी, हमारे इस राज्य में एक होनहार सलाहकार की आवश्यकता थी, जो बल और बुद्धि से निपुण हो। पर उस तरह की योग्य पुरुष हमें आज तक नहीं मिल रहा था। लेकिन भोला के पुत्र माधव के पास वह योग्यता है। इसलिए आज के बाद हम इस राज्य का मुख्य सलाहकार माधव को बनाने की घोषणा करते हैं। इस तरह देखते ही देखते भोला की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव हुआ। चारों दिशा से खुशियां ही खुशियां मिल रही थी। पिता की संपत्ति का समान अधिकार मिला, राजघराने से 5 एकड़ जमीन उपहार में मिला और बेटे माधव को राजघराने में मुख्य सलाहकार का पद प्राप्त हुआ। देखा भाग्यवान, तुम हमेशा किस्मत को दोषी बना रही थी ना। देखो आज क्या हुआ। हमारे पास जमीन नहीं था, हमें जमीन मिल गया, वह भी पूरे 5 एकड़। हमारा कोई संतान नहीं था, ऊपर वाले की दया से हमें संतान मिल गया। इस राज्य में हमारा कोई सम्मान नहीं था। आज देखो पद्मा, राजघराने में हमें इतना बड़ा सम्मान का पद मिला है कि हमारा संतान को मुख्य सलाहकार का पद मिला है, यानी कि माधव को मुख्य सलाहकार बनाया गया है। और हमारा पुराना सिक्का जो कभी हम बेकार समझ रहे थे, वो सिक्का तो करोड़ों का निकला पद्मा, करोड़ों का। मुझे माफ कर दीजिए, न जाने मेरे मुंह में जो आया वही बोल दिया। लेकिन ये बात सच है कि समय के आगे किसी की नहीं चलती। समय राजा को रंग तो रंग को राजा बना देती है। इसीलिए हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। हाँ पद्मा, और हमेशा एकजुट होकर इंसानों को साथ में चलना चाहिए। बिना पक्षपात के सबको एक जैसा और समान अधिकार मिलना चाहिए। और खोटा सिक्का करोड़ों का निकला। यही है मेहनत, धैर्य और साहस का फल, जो तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब भी मिलता है छप्पर फाड़ के मिलता है।
एक छोटे से गांव की है। इस गांव में बिजली तो थी, पर अब तक प्रगति नहीं थी। गांव में पुरानी सी एक चक्की थी। इस चक्की का मालिक था कालूराम। अरे भाई साहब, आपकी चक्की में पिसे हुए आटे का तो जवाब ही नहीं है। पिछले महीने मैं शहर गई थी अपनी बहन के घर पर। उनके यहाँ की ऑटोमेटिक चक्की है। वो आटा बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। आपके हाथ से घुमाने वाली चक्की का आटा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी। ऐसे ही थोड़ी हमारे पूर्वज पत्थरों की चक्की बना गए हैं। गांव वालों को ये पुरानी चक्की का आटा ही भाता था। कालूराम का बेटा घनश्याम शहर में नौकरी किया करता था। अरे जी, अब घनश्याम को वापस क्यों नहीं बुला लेते? आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अच्छा होगा कि वो गांव लौटकर यहीं रहे हमारे साथ। ठीक है, मैं एक बार उससे बात करके देखता हूँ। कालूराम ने घनश्याम को फोन लगाया। हेलो बेटा, कैसा चल रहा है जीवन वहाँ? मेरा जीवन यहाँ बहुत अच्छा है, पर बेटा तू वहाँ अकेले रहता है। तेरी माँ और मैं बूढ़े हो चुके हैं। हमारी इच्छा है कि तू भी हमारे साथ गांव में रहे। मैं गांव तो आ जाऊंगा, पर गांव में क्या करूंगा? तू अपनी चक्की चला लेना। बाबा, मुझे आपकी चक्की चलाने वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत मेहनत वाला काम है। आप ऑटोमेटिक चक्की क्यों नहीं ला देते? क्योंकि गांव के लोगों को बस पत्थर की चक्की का पिसा आटा ही अच्छा लगता है। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने वही खाया है। अगर उन्हें ऑटोमेटिक मशीन का आटा देंगे तो कुछ दिनों में उन्हें भी आदत हो जाएगी। मुझे नहीं लगता, पर तुम कोशिश जरूर कर सकते हो। ठीक है पिताजी, मैं अगले हफ्ते ही गांव लौटूंगा। ठीक है। घनश्याम गांव लौटने वाला है। ये सुनकर कालूराम बहुत खुश था। उसने ये बात अपनी पत्नी मनोरमा को भी बताई। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। 1 महीने बाद घनश्याम गांव लौट आया। वो अपने साथ एक ऑटोमेटिक चक्की भी लेकर आता है। ये क्या चीज है बेटा? ये ऑटोमेटिक चक्की है माँ। इसमें बस बटन दबाओ और झट से आटा पिस जाता है। अच्छा है, अच्छा है। कालूराम इस चक्की को देखकर परेशान था। वो जानता था कि गांव वालों को पत्थर की चक्की का पिसा हुआ आटा ही पसंद आता है, पर वो घनश्याम को कुछ बोल नहीं सकता था। अगले दिन घनश्याम ने कालूराम की दुकान में ऑटोमेटिक चक्की भी लगवा दी। कालूराम भैया, ये गेहूं पीस दीजिए। तभी उस औरत का ध्यान ऑटोमेटिक चक्की पर गया। दीदी, ऑटोमेटिक चक्की है, बहुत ही बारीक आटा पीसती है। नहीं नहीं भैया, आप पुरानी पत्थर की चक्की पर ही आटा पीसना। ठीक है बहन जी। उस औरत की बात सुनकर घनश्याम का मुंह उतर गया। इसके बाद जितने भी ग्राहक आए, सभी ने पत्थर की चक्की पर ही आटा पीसने के लिए बोला। सुबह से रात हो गई। घनश्याम की ऑटोमेटिक चक्की पर कोई भी आटा नहीं पिसा। मायूस मत हो घनश्याम, आज नहीं तो कल तुम्हारी ऑटोमेटिक चक्की पर ग्राहक आएंगे ही। कालूराम घनश्याम को दिलासा तो दे रहा था, पर वो जानता था कि ऐसा होगा नहीं। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि आसपास के कई गांव से लोग सिर्फ पत्थर की चक्की पे आटा पिसाने आते हैं, लेकिन अगर तेरी ऑटोमेटिक चक्की नहीं चलती तो तू फिर से शहर जाने की जिद करेगा। हे भगवान, कोई तो रास्ता निकालो। मुझे मेरा बेटा यहीं पर चाहिए। अगले दिन फिर से दोनों बाप बेटे अपनी चक्की पर लौटे। आज भी कालूराम की पत्थर वाली चक्की पर ही भीड़ थी। ऑटोमेटिक चक्की पर एक भी ग्राहक नहीं था। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब घनश्याम मायूस हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि ऑटोमेटिक चक्की गांव में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहेगी। पिताजी, आप सही कह रहे थे। ऑटोमेटिक चक्की यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस से शहर लौट के कोई और काम ढूंढ लूं। नहीं बेटा, मुझे और तेरी माँ को तेरी जरूरत है। तू यहीं काम कर ले। यहाँ कोई ढंग का काम नहीं है। तू मेरी पत्थर वाली चक्की क्यों नहीं चलाता? वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझ में इतना बल कहाँ कि चक्की चला सकूं। पर पिताजी, मुझे इतनी मेहनत का काम कहाँ जमेगा। बेहतर यही है कि मैं शहर में कोई काम करूं। मैं तो बस बोल सकता हूँ बेटा, बाकी तेरी मर्जी है। उस रात घनश्याम गहरी सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। उसे इतनी मेहनत करने की आदत ही नहीं। माँ, पिताजी की सोच भी सही है। उन्हें अपने बेटे की जरूरत है, पर मैं दिन भर चक्की कैसे चला सकता हूँ? तभी घनश्याम को एक आइडिया सूझता है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? बेवकूफ हूँ मैं। अगले दिन घनश्याम दुकान पर गया।
उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल का पहिया निकाला और मोटरसाइकिल के पहिए को बेल्ट की मदद से चक्की के हैंडल से जोड़ दिया। ये सब तू क्या कर रहा है? आप बस देखिए। फिर घनश्याम ने चक्की में गेहूं डाला और मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर घुमाया। एक्सीलेटर घुमाने के साथ ही चक्की का हैंडल घूमने लगा और आटा पीसने लगा। ये तो जादू है बेटा। हाथों से चक्की घुमाने की मेहनत नहीं लग रही और पत्थर की चक्की में आटा भी पिस रहा है। बहुत ही बढ़िया। आज से मैं यहीं रहूंगा और आपकी यही पत्थर की चक्की चलाऊंगा, वो भी अपने अंदाज में। कालूराम ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उस दिन से घनश्याम की चक्की जादुई मोटर बाइक चक्की के नाम से मशहूर हो गई और वो कम समय में ज्यादा आटा पीस सकता था। इसीलिए उसके ग्राहक भी बढ़ गए और आमदनी भी। फिर कभी घनश्याम के दिमाग में शहर लौटने का ख्याल नहीं आया। जादुई मोटरसाइकिल चक्की ने कालूराम और मनोरमा को उनके बेटे का साथ लौटा दिया।